गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो टॉपिक किया था ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम आज कर रहे हैं अनुबंध के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें अनुबंध के प्रकार में 4 प्रकार हैं, जिन्हें मैं यहाँ डिवाइडेशन करके लिख रहा हूं और आपको समझ भी आ जाएगा। ये वही है जो हमने पहले शब्दावली की थी ना, उनके बारे में ही है। उसमें कुछ एक बातें नई भी है, वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला है वैधता के आधार पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, और दूसरा है विधि के आधार पर। यहां आप ये भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ या सिस्टम, अकॉर्डिंग टू लॉ या सिस्टम। तीसरा है निष्पादन के आधार पर, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। उसके बाद फोर्थ है पक्षकारों के आधार पर, अकॉर्डिंग टू मेंबर्स या कैंडिडेट्स इनके अकॉर्डिंग है। तो इससे कुछ प्रकार, इनमें भी आगे प्रकार है। इसमें पहला पॉइंट है वैध अनुबंध, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है व्यर्थ ठहराव, वॉइड एग्रीमेंट। तीसरा है व्यर्थनीय ठहराव, वॉइडेबल एग्रीमेंट, या ये भी कह सकते हैं अनुबंध भी, इसे कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स। चौथा है व्यर्थ अनुबंध। पांचवा है अवैध ठहराव, इलीगल एग्रीमेंट्स। छठा है अपरिवर्तनीय अनुबंध, अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। और विधि के आधार पर है पहला स्पष्ट अनुबंध, दूसरा गर्भित अनुबंध, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। तीसरा अर्ध अनुबंध, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। निष्पादन के आधार पर है पहला निष्पादित अनुबंध, दूसरा निष्पादनीय अनुबंध। पक्षकारों के आधार पर है एक पक्षीय अनुबंध और दूसरा द्विपक्षीय अनुबंध। ये अनुबंध के प्रकार हैं, जो 4 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। सबसे पहला है वैधता के आधार पर, और वैधता के आधार पर पहला है वैध अनुबंध। कौन सा होता है वैध अनुबंध?
इसमें आप जो डिफाइन करके लिखेंगे ना, वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसा अनुबंध जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय करवाया जा सके, लेकिन आप इसकी डेफिनेशन जो लिखेंगे वो लिखेंगे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H के अनुसार ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय करवाया जा सके वो वैध अनुबंध कहलाता है। इसमें प्रस्ताव स्वीकृति हुई है, ठहराव बना हुआ है और ठहराव बनकर वो लिखित कार्यवाही में आया तो वो वैध अनुबंध की श्रेणी में आ चुका। देखिए आपको डिफाइन पूरा करके लिखना होगा। और ये लॉ है, लॉ में जो लैंग्वेज आपको मैंने बता दी या आपकी बुक्स में है वही आपको लिखनी होगी, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, मैनेजमेंट की बुक में आप अपने विचार भी लिख सकते हैं, उसमें डिफाइन जो भी करना है आप अपने विचार लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ एग्जांपल में आप अपने तरीके से एग्जांपल दे सकते हैं, जो उसका अनुबंध है या अनुबंध का जो अर्थ है उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरा है व्यर्थ ठहराव। कौन सा? धारा 2 कौन सी थी? जी। ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं करवाया जा सके वो व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में आता है। व्यर्थनीय ठहराव भी आपको बताया हुआ है, जिसमें एक पक्षकार की इच्छा पर तो परिवर्तनीय हो रहा है किंतु दूसरे पक्षकार या पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय नहीं हो रहा, व्यर्थनीय ठहराव कहलाता है। उसके बाद व्यर्थ अनुबंध कौन सा? कोई विशेष घटना घट गई या राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होते होते रुक जाता है तो ऐसा ठहराव भी क्या होगा? व्यर्थ अनुबंध की श्रेणी में चला जाएगा। अवैध ठहराव कौन से होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ एक चीजें बताई थी, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कुछ एक बातें क्या है अवैध ठहराव की श्रेणी में। अवैध ठहराव मतलब इल्लीगल कार्य जो भी है, इसमें पहला आता है ऐसा कोई भी कार्य जो राजनियम की व्यवस्थाओं को निष्फल कर दे। दूसरा है लोक नीति के विरुद्ध किया गया कोई ठहराव। तीसरा है विदेशी शत्रु के साथ किया गया ठहराव। चौथा है अनैतिक इरादों से या नीतियों के अनुरूप किया गया ठहराव। या इस लाइन में सारी बात आ जाती है, ऐसा कोई भी कार्य जो राजनियम की व्यवस्थाओं को निष्फल कर दे, प्लस ऐसा ये भी लिख सकते हैं ऐसा कोई भी ठहराव जो भारत के अधिनियमों के अनुरूप न हो। तो ये सारे कार्य जो अवैध ठहराव की श्रेणी में आते हैं। इसमें मैंने आपको एक स्वतंत्र सहमति का तत्व बताया था, यानी कि जो सारी अधिनियम की, यानी कि किसी भी पक्षकार के साथ किसी प्रकार का कोई दबाव देकर कार्य किया गया, गलती से किया गया या मिथ्यावर्धन किया गया या छल कपट से कोई कार्य किया गया है जिसमें सामने वाले पक्षकार की जो इसने सहमति देनी है उसकी स्वतंत्र सहमति नहीं है, उससे दबाव में लाकर कोई कार्य किया जाता है तो वो भी अवैध ठहराव की श्रेणी में भी आ जाता है। लेकिन ये कंडीशंस में
उस सामने वाले व्यक्ति के साथ कोई भी अनुबंध किया जाता है, ठहराव भी किया जाता है, तो वो अवैध ठहराव की श्रेणी में आएगा। मतलब सीधी सी बात, इलीगल कार्य कोई भी किया गया तो वो अवैध ठहराव की श्रेणी में है। उसके बाद आता है अपरिवर्तनीय अनुबंध। अपरिवर्तनीय अनुबंध वो होता है जिसमें हमारे अधिनियम के अकॉर्डिंग दोनों पक्षकार क्या है, अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं, दोनों पक्षकार अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन क्या हो गया, तकनीकी परिवर्तन या तकनीकी कमियां या विशेष घटना घट जाने के कारण या राजनियम द्वारा व्यवधान या फिर प्रकृति के कारण कोई व्यवधान आ जाता है, तो वो अनुबंध में अपरिवर्तनीय की श्रेणी में आएगा। क्यों? इसमें दोनों पक्षकार अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं और अनुबंध को पूरा भी करना चाहते हैं, लेकिन अब तकनीकी परिवर्तन आ गया तो वो मतलब सिस्टम ही तरीका परिवर्तन हो गया तो वो कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। कोई तकनीकी कमी आ गई, मशीनें खराब भी हो जाती है कार्य करते करते, तो दिया गया समय व्यतीत हो जाने के बाद भी वो अनुबंध अपरिवर्तनीय हो जाएगा। कोई विशेष घटना घट गई कि कोई कोइंसिडेंस, कोई भी ऐसी घटना हो गई कि कैजुअलिटी हो गई, तो भी वो अनुबंध पूरा नहीं हो पाएगा। उसके बाद कोई सरकार ने किस प्रकार का व्यवधान डाल दिया कि हम कार्य कर रहे हैं, गवर्नमेंट जाकर छापा डाल दिया या गवर्नमेंट सरकार के द्वारा आकर हमारे कार्य को चल रहे कार्य को रोक दिया जाए, तो वो कार्य भी पूरा नहीं हो पाएगा, वो अनुबंध भी पूरा नहीं हो पाएगा। और उसके बाद है प्रकृति के कारण, मतलब बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, तो उस स्थिति में भी वो अनुबंध पूरा नहीं हो पाएगा अगर वो विषय वस्तु नष्ट हो गई है तो, या दिया गया समय व्यतीत हो गया है तो वो अनुबंध परिवर्तनीय नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और ये बाकी के जो 3 पॉइंट्स रह गए हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।